Hello, my dear students. Welcome to our classroom. I hope you are doing well. In this video, we are going to read and understand Chapter 2 of History, Class 6. Title of the book is Our Past 1. So, fine, let's start the chapter and I will request you to read with me. Chapter 2 On the Trail of the Earliest People. इसका मतलब जो सबसे शुरुआती लोग थे उनकी राह पे चलना, हम उन्हीं की राह पे चल रहे हैं ताकि हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर समझ सकें. तुषार's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane, as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तुषार एक ट्रेन में जर्नी कर रहा है, अपना सफ़र कर रहा है. वो जा रहा है दिल्ली से चेन्नई अपने एक कज़िन की वेडिंग के लिए. वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और तुषार ने किसी तरह से खिड़की वाली जगह जो थी वो पकड़ ली थी. उसका जो नाक था, जो उसका नोज़ था, वो उस जो होता है खिड़की जो होती है उसमें वो देख रहा था. ठीक है, मतलब वो उसमें देख रहा था और उसका नोज़ उस ग्लास पेन से मतलब टकरा रहा था. उसने देखा कि वहाँ से जो ट्रीज़ और जो हाउसेस थे वो पीछे की ओर उड़ते जा रहे थे. चलती हुई ट्रेन में ऐसे ही लगता है. उसके अंकल ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको बताया कि आपको पता है कि ट्रेन सबसे पहले 150 साल पहले यूज़ की गई थी और फिर उसके कुछ सालों के बाद बसेस का इस्तेमाल लोगों ने शुरू किया. तुषार ने सोचा कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे जल्दी से, क्विकली, यानी जल्दी चलना, जैसे ट्रेन, बस, एरोप्लेन, ये सब हमारी ट्रैवल को क्विकली ख़त्म करते हैं, तो क्या वो लोग अपनी लाइफ, पूरी लाइफ जो है जहाँ पर वो पैदा हुए होंगे वहीं पर बिता देते थे? ये तुषार का सवाल था. उसे लगता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहाँ आप पैदा हुए हो वहीं पर आप पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड कर दो. मूविंग ऑन. द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन मूव. जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो सबसे पहले लोग थे हमारे, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. The immense variety of plants in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. आपने अभी ये तो हमें पता ही है कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे आज से तकरीबन 2 million years ago, 2 मिलियन साल पहले, आज हम उनको डिस्क्राइब करते हैं एज हंटर गैदरर्स, यानी कि वो फूड को गैदर करते थे और जानवरों को मारते थे. जो जानवरों को मारते हैं उन्हें हम हंटर कहते हैं और जो फूड को गैदर करे, जमा करके रखे, उन्हें हम गैदरर्स कहते हैं. ये नेम आता कहाँ से है कि वो अपना खाना लाते कहाँ से थे, उसी से ये नेम आया. एक तो वो खाना लाते थे एनिमल्स को मार के, हंटिंग करके, और दूसरा प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करके, जमा करके, तो इसी से ये नेम आ गया. जनरली वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, फ़िश और बर्ड्स को पकड़ के रखते थे, उनको भी खाते थे, और उसके साथ साथ ये सारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स, ये सब वो गैदर करके रखते थे अपने खाने के लिए. हमारी जो लैंड है ये एक ट्रॉपिकल लैंड है. ट्रॉपिकल लैंड में बहुत सारी वैरायटी होती है प्लांट्स की, तो यहाँ पर प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करना उनका सबसे बड़ा सोर्स रहा होगा और इम्पॉर्टेंट भी रहा होगा, यानी कि प्लांट से उनको उनका खाना ज़्यादा आता होगा. None of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us, many that are stronger. To hunt animals or catch fish and birds, people need to be alert, quick, and have lots of presence of mind. To collect plant produce, you need to find out
which plants or parts of plants are edible, that is can be eaten. As many as can be poisonous. You also need to find out about the seasons when the fruits ripen. अच्छा, इनमें से कोई भी काम करना आसान नहीं था। ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमसे तेज़ी से दौड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन एनिमल्स को हंट करना या अगर आप फिश या बर्ड्स को कैच करना चाहते हैं तो उस समय पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की यानी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। क्विक यानी कि आपको बहुत तेज़ी से वहाँ पर अपना काम करना है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका दिमाग भी उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ आप हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप प्लांट प्रोड्यूस कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता लगाना है कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं या कौन से उसके पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आप खा सकते हैं, जो एडिबल हैं। एडिबल का मतलब वो पार्ट्स जिनको आप खा सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जो पॉइजनस हो, यानी कि उनमें जहर हो, खाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी सीज़न है जिसमें वो फ्रूट्स राइपन होंगे, यानी कौन सा वो सीज़न है जिसमें वो फल उगेगा। कई सारे सीजन्स हैं जिनमें अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी उनको पता लगाना था। मूविंग ऑन, लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैड। इन कम्युनिटीज़ के जो बच्चे थे उनके पास आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा स्किल्स या नॉलेज होगा, उनको आप लिस्ट कीजिए और आप ये बताइए कि क्या आपके पास वो नॉलेज और वो स्किल्स, वो कला है कि नहीं है। आई गेस बहुत कम लोगों के पास अब ये होगी। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मूव करते थे, तो उसके तकरीबन 4 रीजन्स हम अभी सोच सकते हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources, therefore they would have to go elsewhere in search of food. पहला रीज़न ये है कि अगर वो पूरे मतलब लंबे समय के लिए एक ही प्लेस पर अगर वो रहते हैं तो वहाँ पर जितना भी प्लांट और एनिमल फूड है वो सारा का सारा वो लोग खा जाएंगे। इसीलिए ये ज़रूरी था कि उनको खाने की सर्च में कहीं और जाना था, क्योंकि इंसान के सर्वाइवल के लिए फूड इज़ बेसिक। सेकेंड रीज़न इज़ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज़ वाई दोज हु वांटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब सपोज़ कर लीजिए कि आप एक हंटर हैं, आपको एक डियर का शिकार करना है। वो डियर खुद अपने किसी खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो अगर आपको उसका शिकार करना है तो आपको भी उसके पीछे पीछे मूव करना पड़ेगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि वो जो एनिमल्स जिनका आपको शिकार करना है, हो सकता है कि वो एनिमल भी मूव कर रहा हो अपने प्रे के लिए, यानी अपने खाने के लिए, जिसको उसे खाना है उसको ढूंढने के लिए वो मूव कर रहा हो, या तो फिर वाइल्ड कैटल, या तो फिर ग्रास और लीव्स अपना, मान लीजिए अगर वो शाकाहारी है तो वो ग्रास और लीव्स के सर्च में कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको उनको हंट करना है तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड रीज़न कुड बी plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. आप सपोज़ कर लीजिए कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ समर सीज़न में राइप होते हैं, सिर्फ और सिर्फ समर सीज़न में वो फ्रूट्स देते हैं। तो आप सिर्फ समर सीज़न में खाएंगे, बाकी की सीजन्स में नहीं खाएंगे, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो आपको हर सीज़न में अलग अलग जगह पे जाना पड़ता होगा जहाँ पर आपको खाने के लिए चीज़ें मिलें, तब के लोग के लिए ये बात होती होगी। फोर्थ एंड द लास्ट रीज़न इज़ people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during dry seasons, winter and summer. Besides, people may have traveled to meet their friends, relatives. Remember, they traveled on foot. अच्छा, फोर्थ और जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स को जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए। दैट इज़ मोस्ट एसेंशियल थिंग। पानी हमें कहाँ से मिलता है? लेक्स में से, स्ट्रीम्स में से या रिवर्स में से, तालाब में से या नदियों में से, यहाँ से ही मिलेगा। बहुत सारी रिवर्स और लेक्स जो हैं वो पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब है
जिनमें पानी पूरे साल रहता है, और बाकी की कुछ हैं जो सीजनल होती हैं। अब सीजनल मतलब क्या, ये वो रिवर्स या लेक्स होंगी जो सिर्फ रेनी सीज़न में ही भरती हैं, बाकी की ड्राई सीज़न में जैसे समर और विंटर सीज़न है उनमें वो ड्राई हो जाती हैं, यानी कि वो रिवर्स और जो लेक्स हैं वो ड्राई सीजन्स में खाली हो जाती हैं। अब वो लोग जो इनके किनारों पे रहते हैं, ऐसी नदियों के या ऐसे लेक्स के किनारे पे रहते हैं जो विंटर में और समर में ड्राई हो जाए, तो उन लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ता होगा पानी के लिए, पानी की खोज में। इसके सिवा भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने जाते होंगे। और ये बात आपको याद रखनी है कि तब कोई ट्रेन, बस या एरोप्लेन नहीं था, तब लोग अपने पैरों पे चल करके जाते थे। मूविंग ऑन, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, आप अगर घर से स्कूल तक आएंगे वॉक करते करते तो कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ़ यू टुक अ बस और रोड अ बाईसाइकिल, अगर आप बस लेकर के घर से स्कूल आते हैं या बाईसाइकिल अपनी साइकिल लेकर के आते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है, या आप खुद देखिए। ऑब्वियसली वॉक करते समय सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग बाय फुट। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। आर्कियोलॉजिस्ट, यू रिमेंबर चैप्टर 1 में ये टर्म है। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो खुदाई करते हैं, पहले की चीज़ों को स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस और ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को खोदते हैं और उनको स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स hunter gatherers made and used, it is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स ने बनाई थी और उन्हें इस्तेमाल भी किया था। ऐसा हो सकता है कि उस समय पर लोगों ने स्टोन के, वुड के और बोन्स के टूल्स जो हैं वो बनाए हों और यूज़ किए हों। इनमें से जो स्टोन टूल्स थे वो सबसे ज़्यादा अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि स्टोन टूल्स जो हैं वो किसी उसके नहीं बने हुए हैं जो मटेरियल कुछ समय के बाद गल जाए या मिट्टी में मिल जाए, ऐसा वो स्टोन नहीं होता। स्टोन बहुत लंबे समय तक ज़िंदा रहता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर आपको ये ABCDE 5 टाइप्स ऑफ इमेजेस आपको दिख रही हैं। सबसे पहला जो ए वाला आपको दो ये स्टोन्स दिख रहे हैं, ये सबसे अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हैं, सबसे पहले ये बनाए गए हैं। ये जो बी वाले हैं ये ए वाले स्टोन्स के बाद, मतलब हज़ारों साल बाद बने होंगे। सी वाले जो स्टोन्स हैं ये बी वाले स्टोन्स के और थोड़ा बाद बनाए गए, फिर डी वाले बनाए गए धीरे धीरे करके अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, आज से। और ये जो ई वाले आप देख रहे हैं ये नेचुरल पेबल्स हैं। अच्छा, इसमें आपको एक साइकिल नज़र आ रही होगी। जो सबसे पहले स्टोन्स थे वो सबसे बड़े थे, सबसे पहले जो स्टोन टूल्स थे वो सबसे बड़े थे। धीरे धीरे इंसान ने उनको कट करके उनका शेप देना उनको आया और ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। बी में आप जो देखेंगे उनका शेप थोड़ा सा छोटा है, सी वालों का शेप छोटा भी है और थोड़ा सा शेप अच्छा भी है, और डी वालों का थोड़ा सा नुकीला है। यानी धीरे धीरे इंसान को वो स्किल्स आती गई कि वो स्टोन टूल्स को और कैसे बेहतर बना सकता है। और जो ई वाले में आप देख रहे हैं वो नेचुरल पेबल्स हैं, यानी कि आप कभी देखेंगे समुद्र के अंदर या रिवर्स के अंदर ऐसे पेबल्स पाए जाते हैं, ऐसे स्टोन्स पाए जाते हैं। Some uses of stone tools are given below. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebble. Give reasons for your answer. इन स्टोन टूल्स के कुछ यूजेस आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। आपको एक लिस्ट बनाना है कि इन टूल्स का क्या इस्तेमाल होता होगा, और ये भी डिसाइड कीजिए या ट्राई कीजिए कि ये जो नेचुरल पेबल्स हैं उनका क्या यूज़ होता होगा। अपने आंसर्स के आप रीजंस भी चाहें तो लिख सकते हैं। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. इनमें से जो स्टोन टूल्स हैं उनमें से कुछ स्टोन टूल्स को मीट और बोन कट करने के लिए यूज़ किया जाता होगा।
फिर स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज़ का मतलब ट्रीज़ की जो खाल होती है उसको हटाने का काम किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा, इसी बार्क में से तब पेपर्स बनाए जाते थे, है ना। हाइड्स एनिमल स्किन्स, यानी एनिमल की स्किन को निकालने का काम किया जाता होगा। चॉप फ्रूट को काटने का और रूट्स को काटने का भी काम इन्हीं स्टोन टूल से होता होगा। कुछ जो हैं वो बोन या वुड के हैंडल्स पे अटैच कर दिए जाते होंगे, जैसे आपने वो लोहार की जो होती है, जो खेती बाड़ी में भी जो यूज़ होता है, उसको अगर आप देखेंगे तो ऊपर उसमें वुड होता है, नीचे एक स्टोन लगा रहता है जो खेती बाड़ी में यूज़ होता है। तो ऐसे भी कई सारे बोन्स होते हैं जिनको हम बोन और वुड के साथ अटैच कर सकते हैं। स्टोन्स ऐसे भी कुछ होते हैं ताकि उनमें से एरोज़ बन सकें हंटिंग करने के लिए। एरो इज़ अगेन एक सीधी वुड की लकड़ी होती है और साइड में एक स्टोन लगा रहता है नुकीला सा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये वो वुड है जो एरो का है और यहाँ पर उन्होंने एक नुकीला सा स्टोन लगा दिया। दिस पॉइंट वुड एक्ट एज पॉइंट ऑफ एन एरो, ठीक है। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. कुछ ऐसे भी टूल्स इनमें से हैं जिनको आप वुड को काटने के लिए यूज़ कर सकते हो, और वो कटा हुआ वुड आप किस में यूज़ करेंगे, खाना बनाने के समय उनमें आप यूज़ करेंगे। फायरवुड उसी को कहते हैं। फिर वुड जो है उस समय पर हट्स यानी कि घर बनाने के भी काम आता था, और टूल्स कुछ और भी ऐसे टूल्स थे जिनमें वुड जो है वो काम आता था। अब इनमें देखिए ये दो आपको इमेजेस दी हुई हैं। लेफ़्ट साइड जो स्टोन टूल्स आपको दिख रहा है, इसी स्टोन से आप ग्राउंड को डिग कर सकते हैं, यानी ग्राउंड में आप खुदाई कर सकते हैं ताकि आप एडिबल रूट्स, जो रूट्स खाने लायक हैं, जैसे कि कैरेट इज़ अ रूट, पोटैटो इज़ अ रूट, इन रूट्स को हम खा सकते हैं। तो ये सारी रूट्स आप ऐसे ग्राउंड को खोद के निकाल सकते हैं। राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एनिमल स्किन में से जो क्लोथ्स बनते हैं उनको सिलाई करने के लिए इस स्टोन का इस्तेमाल हो सकता है ना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेज पे देखिए, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आप रहेंगे कहाँ पे या रहते वो लोग कहाँ थे, ये कैसे आप पता लगाएंगे। Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places, only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. अभी हमने ये बात पढ़ी और समझी भी कि water is an essential थिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर भी वही बात है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अर्लीस्ट पीपल जो हंटर गैदरर्स रहते थे वो नदी के किनारे पे ही रहते थे, क्योंकि वहाँ से उनको पानी मिलना काफ़ी आसान था। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप ये मैप एक बार ध्यान से देखेंगे तो इसमें ट्रायंगल्स देखिए कहाँ कहाँ पर है। एक ये ट्रायंगल यहाँ पर है, इसका नाम है, इस जगह का नाम है भीमबेटका, और इस पर अगर आप गौर से देखें तो ये नर्मदा रिवर के किनारे पे ही है। सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है हंसगी, जो कि यहाँ पर कृष्णा नदी के किनारे पर है, और तीसरा यहाँ पर कर्नूल केव्स है, अगेन ये भी कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे पर है। तो ये कुछ ही ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स के प्रूफ्स मिले हैं, बट ऐसी बहुत सारी और भी साइट्स हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते होंगे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. This you need to remember. जैसे उस समय पर हम अभी देखा कि स्टोन टूल्स उस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो लोग ऐसी जगहों की खोज करने में जुड़े रहते थे जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का स्टोन उनको मिल सके और इजीली वहाँ से स्टोन उनको अवेलेबल भी हो जाए। तो ऐसी जगह जहाँ पर स्टोन मिलता था और जहाँ पर लोग इन स्टोन के टूल्स बनाते थे, उन जगहों को हम कहते हैं फैक्ट्री साइट्स। यहाँ पर इसका मतलब आपको याद रखना है। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, हमें कैसे पता लगेगा कि ये फैक्ट्रीज कहाँ थी। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स टूल्स that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory sites. अच्छा, वहाँ पर हमें बहुत सारे स्टोन के ब्लॉक्स मिलते हैं, कुछ ऐसे टूल्स भी मिलते हैं जो लोगों ने बनाए लेकिन फिर क्योंकि वो काम के नहीं थे या परफेक्ट नहीं बने थे तो उन्होंने उनको फेंक भी दिया। कुछ जो वेस्ट स्टोन हैं
वो भी वहाँ से उनको मिला। आप सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास ये वाला स्टोन है, आपको उसको ऐसा वाला शेप देना है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है, ये जो वाला जो है, ये वेस्ट स्टोन हो गया। इसके जो चिप्स होंगे वो भी उनको वहाँ मिले होंगे। कुछ ऐसी भी साइट्स थी जहाँ पर लोग वहीं पर रहते भी थे बहुत सारे लंबे समय के लिए, तो ऐसी साइट्स को हम कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशन का मतलब वहाँ पर रहना और फैक्ट्री का मतलब है वहाँ पर काम करना, तो वो लोग वहाँ पर रहते भी थे और काम भी करते थे, दोनों बातें थी। इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज़? अगर आपको उस जगह को डिस्क्राइब करना है जिस जगह पर आप रहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन सा टर्म यूज़ करते? हैबिटेशन यानी सिर्फ रहने वाली जगह, फैक्ट्री मतलब जहाँ पर सिर्फ काम होता है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री यहाँ पर हम रहते भी हैं और काम भी करते हैं, और एनी अदर, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे एक इमेज दी हुई है, दिस इज़ अ स्टोन केव, एक पत्थर की केव, गुफा हम जिसको बोलते हैं। ये भीमबेटका, प्रेजेंटली ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हमें कुछ ऐसी हैबिटेशन साइट्स मिली हैं जहाँ पर लोग तब रहते थे। इनमें केव्स और रॉक शेल्टर्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर नीचे एक दिखाया गया है। ऐसी नेचुरल केव्स लोग इसीलिए चूज़ करते थे क्योंकि ये केव्स उनको रेन, हीट और विंड से बचाती थी, साथ में जो भी खतरनाक एनिमल्स होंगे उनसे भी बचाती होगी। नेचुरल केव्स और ऐसे ही रॉक शेल्टर्स जो हैं हमें विंध्यास में भी मिले हैं और डेक्कन प्लेट्यू में भी मिले हैं। ये केव्स जो हैं वो नर्मदा वैली के पास हैं। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि क्यों लोग यहाँ पर रहते थे, इन केव्स में या नर्मदा वैली के पास वो लोग क्यों रहते थे। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेज पर सबसे ऊपर साइट्स की डेफिनेशन दी हुई है कि साइट्स होती क्या हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapters. साइट्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो साइट्स वो जगह है जहाँ पर वो लोग जो रह कर के गए, उन्होंने जो भी टूल्स बनाए होंगे और जिनको यूज़ किया होगा, उनमें से कुछ बची हुई जो चीज़ें हमें जहाँ से मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं साइट। अब जो बची हुई चीज़ें हैं वो उनमें हो सकते हैं टूल्स हों, जो स्टोन टूल्स हों या बोन के टूल्स हों या वुड के टूल्स हों, पॉट्स हो सकते हैं और बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। अगर आपने कोई पुरानी खंडर जैसी बिल्डिंग को खोजा तो दैट इज़ योर साइट, आपको उसमें से बहुत कुछ मिलेगा, है ना। ये जो स्टोन टूल्स थे और ये सब जो चीज़ें थी वो लोग वहाँ पर ही बनाते थे, उनको इस्तेमाल करते थे और वहीं पर छोड़ करके कहीं और चले जाते थे। अच्छा, ये आपको कहाँ मिलेंगी? हो सकता है कि ये ज़मीन के ऊपर आपको मिले या ज़मीन के अंदर बरी किए हो यानी गाड़ दिया गया हो, या तो कभी कभी पानी के अंदर भी मिलता था। इन साइट्स के बारे में आप ज़्यादा जानेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। नाउ मेकिंग स्टोन टूल्स, के स्टोन टूल्स को हम बना कैसे सकते हैं? देयर आर प्रोबेबली 2 टेक्निक्स जिनसे आप स्टोन टूल्स को बना सकते हैं। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स, हो सकते हैं कि 2 ऐसी टेक्निक्स उस समय पर लोग इस्तेमाल करते हों। द फर्स्ट वन is called stone on stone. Here the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off the flakes from the first till the required shape was obtained. अब इसको आप ऐसे समझिए कि आपके दोनों हाथों में 2 स्टोन्स हैं। लेफ़्ट हैंड में जो स्टोन है उसे हम यहाँ पर कहेंगे कोर, क्योंकि लेफ़्ट हैंड वाले स्टोन को ही हमें शेप में लाना है जो शेप हमें चाहिए, और जो राइट हैंड वाला जो आपका स्टोन है वो आपका एज अ हैमर, हथौड़े की तरह वो आपका काम करेगा। जो आपका लेफ़्ट हैंड पे मान लो ये वो स्टोन है, आपको उसने ऐसा शेप आपको उसको देना है, तो ये जो बाकी के जो एरिया हैं स्टोन के, ये आपको तोड़ने हैं, इनको हटाना है, इसी को यहाँ पर फ्लेक्स बोला गया है। और ये आप तोड़ोगे कैसे? उस दूसरे वाले स्टोन से जो आपके राइट हैंड में जो हैमर की तरह काम कर रहा है, और ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपका रिक्वायर्ड शेप आ नहीं जाता। सेकंड जो है वो है प्रेशर फ्लेकिंग, यानी अब यहाँ पर आप प्रेशर लगाएंगे, वही सेम चीज़ जो पहले वाले में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप कोर को रख देंगे एक सिंपल से ज़मीन पर या ऐसी ज़मीन पर जो हिले ना, है ना। Here the core was placed on a firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools.
अच्छा, अब जो ये पहला था स्टोन टूल, स्टोन जिसको आपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ा हुआ था, उसको आप एक ज़मीन पे रख दीजिए या ऐसे किसी सरफेस पे रख दीजिए जो हिले ना, ठीक है। उसके बाद आपका जो हैमर वाला टूल था जो राइट हैंड में था, उससे उसको वहीं पर वापस से मारिए और तब तक मारते रहिए और स्टोन के जो बाकी के एरियाज़ हैं उनको हटाते रहिए जब तक आपका वो जो शेप आपको चाहिए वो आ नहीं जाता। तो ये 2 टेक्निक्स हैं उनकी। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर के बारे में इंसान ने खोज किया, सबसे बड़ी खोज थी वो। फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2 पेज 14। पेज 14 पे जो मैप 2 दिया हुआ है उस पर आपको कर्नूल केव्स ढूंढना है। Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to cook meat, to scare away animals. What do we use fire for today? अच्छा, अगर आप देखें तो कर्नूल केव्स जो आपकी हैं इसी मैप में यहाँ पर हैं साउथ में। दिस इज़ द कर्नूल केव्स, ठीक है। यहाँ पर उनको मिले थे क्या? एशेज़। एशेज़ का मतलब होता है राख। राख उनको यहाँ मिली थी। अब राख कहाँ से पैदा होती है? आग में से ही पैदा होती है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको ये पता था कि आग होती क्या है, आग का इस्तेमाल क्या होता है ना। अब उस समय पर फायर को उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया होगा, जैसे कि लाइट का एक सोर्स, रोशनी देती है आग, या खाना बनाने के लिए, मीट पकाने के लिए, या एनिमल्स को दूर भगाने के लिए भी फायर का इस्तेमाल होता था पहले के ज़माने में। इवन टुडे इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट या किसी ऐसी जगह पर हैं, आप आग जला दीजिए, एनिमल्स आपके नज़दीक नहीं आएंगे। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? आज के लिए हम फायर को किस में यूज़ करते हैं? सो मेन थिंग इन एनीवन्स हाउस वुड बी इन द किचन। किचन में फायर पे ही हमारा खाना पकता है। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, around 12,000 years ago there were a major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grasslands. अच्छा, अब environment हर समय बदलते रह रहा था। आज से तकरीबन 12,000 साल पहले हमारे क्लाइमेट में बहुत ही बड़ा सा चेंज आया था, शिफ्ट आया था रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, यानी कि हमारी जो पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर रहता था ठंडा, वो धीरे धीरे जो होने लगा गर्म होने लगा। बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर इन्हीं वार्म कंडीशंस की वजह से ग्रासलैंड्स पैदा हो गए, यानी वो ज़मीन जहाँ पर ग्रास उगती थी, घास उगती थी। दिस इन टर्न led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. अब क्योंकि ग्रास उगना शुरू हो गया तो इसलिए ये जो भी जितने भी एनिमल्स जो घास खा कर के ज़िंदा रहते हैं उनके नंबर में भी बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गया, है ना। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. अब जो लोग इन्हीं एनिमल्स को हंट करते थे, मारते थे, अब वो इनको फॉलो करने लगे और इनकी फूड हैबिट्स के बारे में जानने लगे कि ये खाते क्या हैं, ठीक है। इनकी ब्रीडिंग सीजन्स, यानी कौन सी ऐसी सीज़न है जिनमें ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसी वजह से लोगों ने ये शुरू किया हो सोचना कि हाँ, हम इन्हीं एनिमल्स को अपने पास पाल भी सकते हैं और खुद ही इनको चराने का काम जो हर्डर्स करते थे, जिनको हम कहते हैं हर्डर्स यही काम करते हैं। हर्डर्स जो हैं इन्हीं गाय भैंस बकरियों को पालते हैं और उन्हें चराने ले जाते हैं, घास चराने ले जाते हैं और उनसे इनको फ़ायदा भी होता है, ठीक है। जैसे काऊ को अगर आप पाल रहे हैं, यू विल गेट मिल्क, उसी को आप बेचिए, आपका बिजनेस हो जाएगा। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। उस समय पर फिशिंग जो है, मछलियों को पकड़ना, वो भी ज़रूरी हो गया। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learnt where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. अच्छा, ऐसा हुआ क्योंकि गर्म एटमॉस्फेयर हो गया, तो इसी समय के दौरान बहुत सारी ऐसी ग्रेन वाली ग्रासेस भी अपने आप उगने लगी। अब ग्रास भी खुद ही अपने आप उगी थी, तो ये वाली ग्रास जिसके अंदर वीट, बार्ली और राइस उगता था,
वो ग्रास भी हमारे सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स में अपने आप उगने लगी। और मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं इनके जो ग्रेन्स निकलते हैं उनको एज अ फूड कलेक्ट करके रखते थे। और ये भी उन्होंने सीखा कि कब ये उगते हैं, कब ये राइपन यानी कब ये पक जाते हैं। और इसी से हो सकता है कि उन्होंने ये भी सोचा हो कि क्यों ना अब इन प्लांट्स को हम खुद ही उगाएं। ठीक है, नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है अब, नेम्स एंड डेट्स, यानी कुछ ऐसे नाम जो हमारे पीरियड्स को दिए गए और कुछ ऐसी डेट्स भी हैं यहाँ पर। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They called the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and the upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of the human history. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है हमारे जिस भी हम समय को पढ़ रहे हैं उनको उन्होंने बहुत लंबे लंबे नाम दिए हैं। जो सबसे पहला टाइम है, जो अर्लीस्ट पीरियड है, उनको उन्होंने कहा है पैलियोलिथिक। ये दो ग्रीक वर्ड से आता है। पहला ग्रीक वर्ड है पैलियो जिसका मतलब है ओल्ड, सबसे पुराना, और लिथोस का मतलब है स्टोन, यानी इस एज में लोगों को स्टोन टूल्स का पता था, है ना, इसीलिए वहाँ लिथोस लगा गया है। अब इसी नाम से पता तो चलता है कि उस समय पर स्टोन टूल्स की इम्पोर्टेंस भी लोगों को पता थी। पैलियोलिथिक पीरियड जो है आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो और 12,000 ईयर्स अगो तक चलते आ रहा है। इसी पूरे पार्ट को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। और ये जो इतना लंबा टाइम स्पैन है ये पूरा, ये हमारे ह्यूमन हिस्ट्री का 99% इसी के अंदर आता है। अब जब द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड मीजोलिथिक, दैट इज मिडिल स्टोन एज। अब देखो, जब हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, हमारा वातावरण जो है ठंडे से गर्म होने लगा, तभी तो ग्रास उगी थी। तो ये जो समय था ये आज से 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक था। इसी पीरियड को हम कहते हैं मीजोलिथिक, दैट इज़ मिडिल स्टोन एज। ठीक है, वो वाला था ओल्ड स्टोन एज, ये वाला है मिडिल स्टोन एज, और फिर एक आएगा न्यू स्टोन एज, सिंपल। अब stone tools were found during this period are generally tiny and are called microliths. Microliths were probably stuck onto the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. ये वो समय था, इसके जो स्टोन टूल्स हमें मिले थे वो छोटे से थे, जनरली छोटे थे, और इन्हें हमने नाम दिया है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स जो हैं वो उस समय पर हो सकता है कि बोन और वुड के हैंडल्स पे उनको लगाया जाए ताकि उससे सिकल्स या सॉस जैसे जिस चीज़ से हम गर्म चीज़ को पकड़ सकें या जिससे हम खुदाई कर सकें, इन सब को बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया होगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो ओल्ड टूल्स थे वो भी उन्होंने कंटिन्यू किए यूज़ करना। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 13। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द टूल्स बिलोंगिंग टू दीज पीरियड्स। ये मैंने आपको उसी समय जब हम स्टोन्स, वो 5 डिफरेंट इमेजेस थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो स्टोन्स थे वो बहुत बड़े थे। धीरे धीरे जब समय होते गया तो वो स्टोन्स की शेप जो है वो छोटी होती गई और इंसान को पता चला कि अब उसको शेप कैसे देना है। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज़ नोन एज द नियोलिथिक। You will be learning about the Neolithic in chapter 3. What do you think the term Neolithic means? Simple है, Paleolithic means old stone age, Mesolithic means middle stone age and Neolithic means new stone age, right? ये जो 10,000 years ago वाला जो टाइम है इसे हम कहेंगे Neolithic, और इसके बारे में आप चैप्टर 3 में आगे चल के पढ़ेंगे। We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. Now suppose if you are from Gujarat, ठीक है, आज हम इसको बोल रहे हैं कि ये गुजरात नाम का एक स्टेट है, लेकिन हमें क्या पता कि आज से 20,000 साल पहले लोग इस जगह को क्या पुकारते थे। तो इसीलिए हम जिस भी जगह के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भीमबेटका के बारे में अभी आपने पढ़ा,
तो उसमें लिखा था प्रेजेंटली इन मध्य प्रदेश। प्रेजेंटली वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ताकि हम पता कर सकें कि वो जगह अभी कहाँ पर है, क्योंकि पहले जो लोगों ने उन्होंने उस जगह का नाम रखा होगा वो तो हमें पता नहीं है, कहीं वो ये लिख के नहीं गए, है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं, एक आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये हमें बताती क्या हैं। मैनी ऑफ द केव्स in which these early people have lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. बहुत सी ये जो केव्स अभी आपने देखी, स्टोन केव्स, उनमें जो पहले के लोग रहते थे वो वॉल्स पे पेंटिंग्स बनाते थे। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हमको मिले हैं मध्य प्रदेश से, और जो साउथ पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से। ये इन एनिमल्स में, इन पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स दिखाए गए हैं, और ये वाइल्ड एनिमल्स की जो पेंटिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, यानी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक डियर है जिसके पीछे एक आदमी लगा हुआ है, तो इतनी उन्होंने अच्छे से इसको पेंट किया है, यानी ये कला उनमें तब भी थी, एक्यूरेसी ये तब भी थी। हु डिड वॉट, किसने क्या किया। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, gathered plant produce and made stone tools and painted on cave walls. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? At present, we do not really know. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. It is also possible that some tasks were done only by women and others only by men. And again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. अब किसने क्या किया ये पता लगाने के लिए, जैसे हमको पता है कि पहले के ज़माने में लोग हंट करते थे, जानवरों को मारते थे, प्लांट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, और जो उनकी जो गुफा थी जिसमें वो रहते थे उनके वॉल्स पे पेंट करते थे। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा काम वुमेन ने किया और कौन सा काम मेन ने किया, ऐसा कैसे हमें पता लगेगा। लेकिन इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, बट इसकी दो पॉसिबिलिटीज़, दो हो सकता है कि ऐसे हुआ हो। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि दोनों मेन और वुमेन मिल करके ये सारे काम करते हों, या ये भी हो सकता है कि कुछ काम ऐसे हों जो सिर्फ वुमेन करती हों और कुछ सिर्फ मेन करते हों, और साथ ही ये भी हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रैक्टिसेस हों। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज भी ये चीज़ है कि इन विलेजेस वुमेन डू नॉट गो टू अर्न मनी, वुमेन अपने घर का काम करती हैं, पैसे कमाने नहीं जाती, बट वाइस वर्सा सिटीज़ में वुमेन ऑल्सो गो टू वर्क टू अर्न मनी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रैक्टिसेस आज भी हैं, हो सकता है कि तब भी हों। फाइन। Ostriches in India. Ostrich, you must be knowing, is the most heaviest bird in the world, or you can say biggest bird in the world. Ostriches were found in India during the Paleolithic period. जो सबसे पहला पीरियड था उस समय पर हमारे इंडिया में ऑस्ट्रिचेस पाई गई थी। Large quantities of ostrich egg shells were found at Patna in Maharashtra. Designs were engraved on some pieces, while beads were also made out of them. अच्छा, ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिले, कहाँ से, महाराष्ट्र के पटने में से। इनके कुछ पीसेस पर डिज़ाइंस की हुई थी और इनके कुछ पीसेस में से बीड्स बनाई गई थी। व्हाट डू यू थिंक्स द बीड्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर। नाउ दिस बीड्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल, कई लोग ड्रेसेस पे डिज़ाइंस के लिए यूज़ करते हैं, कई लोग इसको किसी काम के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बीड्स को बहुत कुछ काम में आ सकती हैं। वेयर डू वी फाइंड ऑस्ट्रिचेस टुडे। आज के ज़माने में अगर हमें ऑस्ट्रिच को ढूंढना हो तो आपको वो ऑस्ट्रिच कहाँ मिलेगी, इसके बारे में आप रिसर्च कीजिए। अ क्लोज़र लुक, हंसगी। अब हंसगी एक जगह थी जो हमने मैप 2 पे आपको दिखाई थी, उस पर आपको एक क्लोज़र लुक करना है। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर। ये एक पैलियोलिथिक साइट है। सबसे पहले हंटर और गैदरर्स इन्हीं में से किसी एक जगह पर रहे थे। इफ़ यू रिमेंबर, हंसकी, Karnool caves, all these were there. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. These were probably habitation cum factory sites.
In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were closed to springs. Most tools were made from limestone, which was locally available. Can you think of a term for the second type of sites? अच्छा, यहाँ पर देखिए जो हंसगी है, यहाँ पर हमें अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स जो हैं वो मिली थी। कुछ साइट्स पर हमें टूल्स भी बहुत ज़्यादा टूल्स मिले हैं और ये सभी टूल्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ में काम आ सकते हैं। ये सारे जो टूल्स हैं, हो सकता है कि ये सारी जो जगहें हैं ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स रही हों। अब हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स का मतलब क्या? वो जगह जहाँ पर आप रहते भी हैं, हैबिटेशन मतलब रहना, और फैक्ट्री साइट्स यानी वो जगह जहाँ आप काम भी करते हैं। इनमें से कुछ ऐसी छोटी और साइट्स हैं जहाँ पर हमें ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पर टूल्स बनाए गए थे। अब ये कैसे पता चलेगा कि टूल्स कहाँ बनाए गए थे? अगेन सिंपल, जो बड़ा वाला स्टोन है जिसमें से आपने छोटा वाला स्टोन टूल निकाला, उसमें से आपने बहुत सारा स्टोन कट किया होगा, तो जो कटी हुई चिप्स जिसको हम बोलते हैं वो आपको वहाँ मिलेगी। तो वहाँ से आप समझ जाइए कि वहाँ पर टूल्स बनाए गए थे। इनमें से कुछ ऐसी साइट्स थी जो स्प्रिंग्स के यानी झरनों के पास थी, और यहाँ पर जो टूल्स बनाए जाते थे वो लाइमस्टोन से बनाए जाते थे, और वो लाइमस्टोन वहाँ पर इजीली अवेलेबल था। लाइमस्टोन इज़ अ काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है। अच्छा, इनमें से जो ये आप सेकंड टाइप ऑफ साइट अभी जो आपने देखा, उनके लिए क्या आप कोई दूसरा नाम भी सोच सकते हैं? अगर सोच सकते हैं तो सोचिए। एल्सवेयर यानी दुनिया में कहीं और भी। फाइंड फ्रांस इन योर एटलास, अपने एटलास में फ्रांस देखिए। द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम अ केव इन फ्रांस. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. Paintings like these were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, aurochs, an older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, and bear, painted in bright colors. अच्छा, अगर आप अपने एटलास में फ्रांस को देखेंगे, ढूंढेंगे, ये जो पेंटिंग है ये फ्रांस की एक केव में से मिली, ये वाली पेंटिंग। और ये पेंटिंग को इन्वेंट करने वाला, खोज करने वाले इस पेंटिंग के 4 बच्चे थे जो उस समय पर वहाँ पर पिकनिक के लिए आए होंगे मोस्टली, है ना। आज से तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पहले इन चारों बच्चों ने इस पेंटिंग को, इस साइट को डिस्कवर किया था। ऐसी किस्म की जो पेंटिंग्स थी वो आज से 20,000 से 10,000 साल पहले बनती थी। इनमें से ज़्यादातर पेंटिंग्स में एनिमल्स ही दिखाए जाते थे, और ये इनमें से देखिए इन दोनों में भी आप देखें तो ये एनिमल्स ही हैं, ठीक है। और ये ब्राइट कलर्स में पेंट किए जाते थे। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओस्ट्रे और आयरन ओर and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. Can you think of any other reasons? आप ये सोच सकते हैं कि ये पेंटिंग्स उन्होंने कब बनाई होगी, है ना। ये पेंटिंग्स, अच्छा, इनके जो कलर्स थे इन पेंटिंग्स के, वो मिनरल्स में से आते थे, जैसे कि आयरन और आयरन की जो खदान होता है उसमें से ये कलर्स आते थे, या तो फिर चारकोल से ये कलर्स आते थे। हो सकता है कि ये जो पेंटिंग्स जो सेरेमोनियल, जैसे कि शादी का ओकेशन हो गया, या कुछ ऐसे ओकेशंस हो गए जब स्पेशल रिचुअल्स किए जाते थे, यानी कि रिचुअल्स का मतलब होता है कि कुछ आपको अलग करना है, जो रीत रिवाज के अनुसार होता है। जब आप कुछ खास करने जा रहे हैं तो रीत रिवाज के अनुसार वो पूजाएं जो होती हैं उनको हम रिचुअल्स कहते हैं। तो जब हंटर्स अपने प्रे के लिए यानी अपने शिकार के लिए सर्च करने जाते थे, तो हो सकता है कि उस समय पर वो कुछ ऐसी पूजा करके जाते हों और उसी समय वो ऐसी पेंटिंग्स बनवाते हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या आप ऐसे कोई और रीजंस ढूंढिए जो हो सकता है कि आप सोचें कि ठीक है इस समय पर ये वाली पेंटिंग बनाई जाती होगी। इमेजिन यू लिव इन अ रॉक शेल्टर like the one shown on page 15. About 12,100 years ago, your uncle is painting one of the inner walls of the cave and you want to help him. Will you mix the colors, draw the lines, fill in the colors? What are the stories he might tell you? अच्छा, मान लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए कि जो रॉक शेल्टर अभी भीमबेटका वाला, मध्य प्रदेश वाला, वहाँ पर पेज नंबर 15 पे दिखाया गया था, वो तकरीबन आज से 12,000 साल पहले आप उसी में रहते हैं।
तो आपके अंकल जी जो हैं उनमें से एक जो अंदर की वॉल्स हैं, केव की जो अंदर की वॉल्स हैं, उनको पेंट कर रहे हैं और आपको उनकी हेल्प करनी है। तो आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे, उस समय पर आपके अंकल आपको कौन सी वाली स्टोरी सुनाएंगे, ये सब आप इमेजिन कीजिए और जितना इमेजिन कर सकते हैं उतना कर लीजिए। सो दिस वॉज चैप्टर 2 ऑफ आवर पास्ट हिस्ट्री क्लास 6। नाम था ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। आई होप you have understood the chapter. If you liked this video and found this video informative or useful, you may subscribe the channel and hit the like button. Thank you so much.